हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सिलेबस आपको हमने बता दिया है। सिलेबस में हम सबसे पहले युद्ध के अध्ययन से ही प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बताएंगे युद्ध के बारे में। ठीक है बच्चों, तो याद रहे आप लोगों का विषय है सैन्य विज्ञान या डिफेंस स्टडी या डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, बीए फाइनल ईयर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पाठ्यक्रम पर आधारित बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, वो भी थर्ड पेपर का नाम युद्ध का अध्ययन। चलिए हम लोग पहले बच्चों युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा से पढ़ेंगे। युद्ध वैसे भी देखा जाए बच्चों तो मानव जब से आया है, मानव जब से धरती पे आया है तब से युद्ध किसी न किसी रूप में होता ही रहा है। युद्ध छोटे पैमाने पर मार पीट, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को तंग करना। ये बात दूसरी है कि आज के समय में युद्ध के तरीके भले बदल गए हों, ठीक है, युद्ध के तरीके भले बदल गए हों, लेकिन युद्ध तो युद्ध ही है। युद्ध का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे बल से हो, चाहे कंपटीशन हो, ठीक है, संघर्ष तो संघर्ष ही होता है। चलिए प्रथम यूनिट जो है युद्ध के बारे में देखिए। धरती पर मानव अस्तित्व के साथ ही युद्ध का प्रारंभ, अर्थात जब से मानव धरती पे आया है युद्ध को अपने साथ लेकर ही आया है। और जैसे प्राचीन काल से लेके आज तक युद्ध मानव का साहचर रहा है। साहचर का मतलब होता है बच्चों मानव के साथ रहा है। युद्ध ने कभी मानव का साथ नहीं छोड़ा। जैसे प्रारंभ में क्या होता था, छोटी छोटी टोलियों में रहते थे लोग। टोलियों, गांवों, शहरों, राज्यों आदि के लिए आपसी संघर्ष हमेशा बना रहा। जब तक पहले आदिमानवों के समय में आदिमानव शिकार के लिए हथियार उठाते थे, जानवरों के लिए, फिर छोटी छोटी टोलियों में रहने लगे। एक टोली के लोग दूसरी टोली के लोगों से बीच बीच में संघर्ष होता रहता था। गांवों पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होता रहता था। धीरे धीरे शहरी व्यवस्था लागू हुई, राज्य व्यवस्था लागू हुई। कहने का मतलब यही है कि किसी न किसी रूप में युद्ध होता ही रहा है हर समय। आज भी देखा जाए तो कहाँ युद्ध नहीं होता। राज्य एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, ठीक, एक गुट दूसरे गुट से युद्ध कर रहा है, एक घर वाले दूसरे घर वालों से युद्ध कर रहे हैं। कुछ शारीरिक संघर्ष में के रूप में हो जाता है, कुछ कोर्ट कचहरी अदालत के रूप में जो है सामने आप लोग देख ही रहे हैं, संघर्ष ही है। एक दूसरे से एक प्रकार से संघर्ष बराबर चल रहा है, ठीक। चलिए देखा जाए तो विश्व में वैज्ञानिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण युद्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र में परिवर्तन होता रहा। जैसी परिस्थितियां, जैसा विकास रहा, उसके अनुरूप युद्ध में परिवर्तन तो होता रहा। युद्ध की प्रकृति में परिवर्तन होता रहा, अवधारणा में परिवर्तन होता रहा, लेकिन युद्ध कभी भी समाप्त नहीं हुआ, ठीक। और राजनीति को क्रियान्वित करने के एक अंतिम साधन के रूप में इसको राजनीति से भी जोड़ दिया गया है। अर्थात राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करना या विदेश नीति के अंतर्गत अंतिम साधन जो है वो युद्ध ही है। अपने स्वार्थों की पूर्ति, यानी विदेश नीति अपने स्वार्थों की पूर्ति, ये जिसे हम लोग कहते हैं हित, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए समझाना बुझाना, उसके बाद दाम देना, फिर तोड़ कमज़ोर करने की नीति, फिर उसके बाद अंत में इससे भी ना हो पाए तो साम दाम भेद दंड। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे पार्ट 1 में कौटिल्य ने बताया था कि राज्य की नीति को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम साधन के रूप में वो युद्ध का ही सहारा लिया जाता है। ये विकल्प, ये परिस्थितियाँ बच्चों आज भी मौजूद हैं, वो अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक। अब युद्ध के बारे में विद्वानों ने क्या विचार दिए हैं अपने। समाज का कोई भी पहलू युद्ध से अछूता नहीं रह सकता, ठीक। वाटरमिलन ने कहा है कि समाज का कोई भी पहलू कभी युद्ध से अछूता नहीं रहा है, न रह सकता है। बच्चों ऐसे भी ऐसा कोई समाज कभी नहीं हुआ जिस समाज में जो है मार पीट, लड़ाई झगड़े ना हुए हों, ना होते हों, क्योंकि मानव के बीच में ये संघर्ष कभी समाप्त हुआ ही नहीं। अब देखिए क्विंसी राइट ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है युद्ध मानव समाज की एक साधारण दफा, अर्थात बिल्कुल साधारण सा कार्य है, छोटा सा कार्य है। मनुष्य जहाँ रहेंगे वो युद्ध जरूर करेंगे। ह्यूगो ग्रोफियस ने कहा है कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है। युद्ध पर
विल दुरांत ने क्या कहा है, युद्ध राज्य का पिता है, अर्थात युद्ध में आवश्यक बुराई जो कहा है इन्होंने ह्यूगो ग्रोसियस ने, ये तो कुछ हद तक ठीक है भाई, युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, विनाश का मार्ग है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, नुकसान करना, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन युद्ध राज्य का पिता, ये राज्य व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा है, क्योंकि युद्ध से ही राजा का जन्म होता है और राजा होगा तो वही राज्य की स्थापना करेगा, या युद्ध से राज्य की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। ठीक है बच्चों, तो विल दुरांत और युद्ध को इन्होंने आवश्यक इसलिए माना है कि जहाँ व्यवस्था थी एक दूसरे राज्य पे अटैक करके उसके छीनने की, तो बच्चों कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो कोई दूसरे के अधिकारों को छीनने के लिए लड़ता है, अर्थात युद्ध कभी समाप्त तो हुआ ही नहीं। इस समाज में हर प्रकार के लोग रहे हैं, जो कोई अपने वर्चस्व के लिए लड़ता है भाई, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लड़ता है, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ता है, तो कोई ऐसा है जो कि अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए युद्ध के कई कारण हो सकते हैं, युद्ध के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे राज्य विस्तार, इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के ऊपर अटैक करके उनको अपने राज्य में मिला लिए, राज्य बड़ा हो गया हमारा। राज्य की सुरक्षा, अब पड़ोसी राज्य पे अगर अटैक किए हैं तो राजा जो है, जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है, तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अटैक वो भी जो है युद्ध करेगा। राज्य की स्थापना, बच्चों नए राज्य की स्थापना के लिए बहुत से है, जैसे जो है जो नए नए राज्य बनाए गए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली, बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली भारत में, तो नए राज्य स्थापित तो हुए ना। मोहम्मद गोरी ने अटैक करने के बाद जब दिल्ली पे राज स्थापित किया अपना, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे संग्राम में हराने के बाद, तो उसके बाद से जो है दिल्ली सल्तनत का काल प्रारंभ हो जाता है, यानी दिल्ली पर मुसलमानों का नया साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जो उसके पहले केवल हिंदुओं का ही राज्य था। तो राज्य की स्थापना के लिए भी युद्ध का सहारा लिया जाता है बच्चों। शांति की स्थापना, अगर कहीं विद्रोह हो रहा हो, दंगा हो रहा हो, एक अन्य राजा दूसरे राज्य पर अटैक करके उसको जनता को अशांत बनाए हुए हो, जनता पे अत्याचार कर रहा हो, तो वहाँ पर शांति स्थापना के लिए भी युद्ध किया जाता है। और धर्म की स्थापना, भगवान ने स्वयं ही कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं स्वयं आता हूँ। अब भगवान जब भी आए हैं यहाँ, सबको शिक्षा भी दिए हैं, लड़ाई भी किए हैं, मारपीट भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, चाहे भगवान राम को ले लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण को ले लीजिए, जब भी आए हैं। ठीक है बच्चों, तो युद्ध के ये सारे कारण आप लोगों के सामने ही दिख रहा है। अपने प्रभाव को बढ़ाना, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए भी एक दूसरे को जब हम नीचा दिखाएंगे तो लगेगा कि ये बहुत बहादुर है, बहुत बलवान राजा है, बहुत ही शक्तिशाली राजा है। क्या है? अपने प्रभाव की वृद्धि ही तो है। आत्मसम्मान की रक्षा, बच्चों ये चीज़ राजपूतों में खास करके देखने को मिलती थी कि वे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे कभी किसी के सामने, और वे आत्मसम्मान की भावना से थोड़ी भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते थे और तुरंत तलवारें खींच जाती थी, जिसके कारण राजपूत राजाओं में अक्सर युद्ध होता रहता था। ये किसी को भी जो है अपने आत्मसम्मान से खेलने का मौका नहीं देते थे। कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद ना तो ये जी सकते थे अपने आत्मसम्मान के लिए, ना तो ये जी सकते थे, ना ही जो है इनके आत्मसम्मान को पहुंचाने वाला जीवित रह सकता है, जब तक या तो फिर वो क्षमा याचना ना करे। नारी सम्मान की रक्षा, बच्चों इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं नारी सम्मान की रक्षा के लिए। देखा जाए तो रामायण का युद्ध भी इसीलिए हुआ है, जगदम्बा माता सीता की रक्षा के लिए, भगवान रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान राम ने रावण को मारा था। ठीक ऐसे ही नारी सम्मान के लिए महाभारत का भी युद्ध हुआ। अब ये बात दूसरी है कि उसके साथ में लगे हुए बहुत से कारण उसमें चपके रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है प्रमुख रूप से जो प्रतिज्ञाएं हुई, जो कुछ भी हुआ, वो उसी की वजह थी। भाई अंतिम समय दुर्योधन ने तो कह दिया था ना जो है भीम से कि अब जाइए आप राज कीजिए। जब अकेले बचा था तो उसने यही कहा था युधिष्ठिर से कि अब आप जाइए और राज कीजिए, अब तो मैं पराजित हो ही गया हूँ। लेकिन वहाँ क्या थी, पांचाली के आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी थी। जो उसको बोले थे ना कि तुम्हारे लिए मैं दुशासन का लहू लाऊंगा, मान लीजिए वो तो प्रसंग पूरा हो गया था, लेकिन
दुर्योधन की जंघा टूटना भी जरूरी था, वो भी प्रतिज्ञाबद्ध थे एक नारी के सम्मान के लिए। अगला है नारी अपमान का बदला। ठीक है, ये भी सही है। उसी तरह है परंपराओं एवं संस्कारों की रक्षा। परंपराओं एवं संस्कारों की रक्षा के लिए भी युद्ध हुआ है, यानी जबरन अगर इस्लाम कोई थोप रहा है, अपना धर्म अगर थोप रहा है कोई जबरन, खास करके तलवार के दम पर, तो उसके लिए भी युद्ध लड़ा है, लड़ा गया है। ठीक है बच्चों। अस्तित्व की रक्षा, यानी अपने आप को बचाने के लिए भी युद्ध लड़ना पड़ता है। शक्ति का प्रदर्शन, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए भी युद्ध हुए हैं। मानव नहीं बच्चों, ये मानव है, मानव का लड़ाकू स्वभाव। ये तो बच्चे वैसे भी हमने अभी बताया गया ना, ये मानव जब से पैदा हुआ युद्ध को साथ लेके वो पैदा ही हुआ है। एक कहावत है बच्चों, घर में भले ही खाने को ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भूखे होते हैं वो युद्ध नहीं करते। जो भूखे होते हैं वो भोजन को छीनना भी जानते हैं, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है जो कि मरने और मारने पर उतारू कर देती है। फिलहाल उधर हम नहीं जाना चाहते। यानी मानव का एक लड़ाकू स्वभाव है, इसलिए जो है युद्ध बराबर हुए। भाई लड़ाकू स्वभाव का मतलब, भाई जिसको कोई किसी चीज़ का खतरा ना हो। सिकंदर को क्या ज़रूरत थी विश्व में युद्ध करने की? वही है, शक्ति का प्रदर्शन करना था, लड़ाकू स्वभाव लेके पैदा हुआ था। और समाज की रक्षा आखिरी में है, समाज की रक्षा के लिए भी युद्ध हुए। ठीक है बच्चों, इसकी कुछ परिभाषाएं आप लोगों के सामने है बच्चों, देख लीजिए। इसको हम, क्योंकि वीडियो इसमें बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा छोटा ही बनाएंगे ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें, आप लोग सुनते समय ऊबे नहीं। ठीक, चलिए इसमें परिभाषाएं जो है पहली परिभाषा क्लाजबिट्स की है, जो कि प्रसिद्ध परिभाषा है। क्लाजबिट्स जो है युद्ध को एक हिंसात्मक कार्य मानते थे, अर्थात खून खराबे का कार्य, और जिसके द्वारा विरोधी को अपनी बात मानने के लिए बाध्य किया जाता है। क्लाजबिट्स ने युद्ध को हिंसात्मक कार्य माना है, और इनके विचार से एक युद्ध एक हिंसात्मक कार्य है जिसके द्वारा हम अपने विरोधी को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करते हैं, या जो है अपनी नीतियां उनके ऊपर कायम करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध राज्य की नीति को क्रियान्वित करने का एक साधन है। बात तो सही है विदेश नीति के लिए, लेकिन अंतिम साधन उन्होंने, चाणक्य ने अंतिम साधन बताया है। यानी साम दाम भेद अगर असफल हो जाए तो युद्ध राजनीति को क्रियान्वित, राज्य नीति का मतलब राज्य की नीतियों का, यानी अपनी विदेश नीति को, भाई किसी और से युद्ध करना है तो उसके लिए तो विदेश नीति ही हुई ना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे जोमनी ने कहा है, युद्ध एक रक्त रंजित तथा उत्तेजनात्मक नाटक है। यह कृषि भी, यह नहीं बच्चों, यह है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये है, किसी भी प्रकार की गणितीय क्रिया नहीं है। बच्चों फुंतजू ने क्या कहा है? फुंतजू ने कहा है कि युद्ध राज्य का एक बृहद कार्य है, जीवन और मृत्यु का प्रदेश है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है। इसका अध्ययन बड़ी सतर्कता और परिश्रम से किया जाना चाहिए। बच्चों फर्स्ट पेपर में हमने आपको फुंतजू वाला चैप्टर एक है, उसको हमने आपको बताया था। उसमें आपको हमने ढंग से बताया है कि जैसे युद्ध के बारे में कहा जाता है ना, युद्ध राज्य का एक कोई छोटा कार्य नहीं है बच्चों, क्योंकि आजकल के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर युद्ध लड़ने वाला ताकतवर ज़्यादा है तो जो भी अत्याचार करता है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी जो है, जब मान के चलिए पहले जब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था, एक राज्य दूसरे राज्य पे अटैक करता था, विदेशी आक्रांता आकर अटैक करते थे, तो क्या होता था, जब तक युद्ध नहीं हुआ, पता लगा कल अटैक होना है, कल आक्रमण करना है, जब तक दोनों राष्ट्र युद्ध की तैयारी करते हैं, सुबह से अटैक, सुबह आक्रमण, सुबह से युद्ध होना प्रारंभ होता है और शाम तक युद्ध चलता है। इसी बीच में बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारी लाशें गिर जाती हैं युद्ध के मैदान में। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं पर सेनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, कुछ लोग बचकर उससे भाग खड़े होते हैं अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन स्थिति क्या होती है कि लोग उनका भी पीछा करके जो है उन्हें समाप्त करने के लिए शत्रु जो है हर समय सक्रिय रहता है। और अंत में होता क्या है, एक राष्ट्र पूर्ण विजय और दूसरा राष्ट्र पूर्ण रूप से पराजय।
एक राष्ट्र विजेता होता है, एक राष्ट्र पराजित होता है। स्थिति ये होती है बच्चों की विजेता राष्ट्र जो है, विजेता राजा, विजेता शासक, विजेता का स्वभाव कैसा है, वो किन चीज़ों में यकीन करता है, संपूर्ण विनाश में या केवल युद्ध में विजय को ही महत्व देकर वो जो है अपने राज्य वापस चला जाता है। पता चला विदेशी आक्रांता आए, कोई धर्म परिवर्तन के लिए आया, यहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए आया, कोई जो है धन लूटने के लिए आया। आने के बाद उन्होंने क्या किया, सीधे जब राज्य में जो है पराजित राज्य में वे घुसकर तोड़ फोड़, आगजनी, हिंदू महिलाओं के साथ नहीं हिंदू नहीं पराजित राज्य की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार, बलात्कार, जो कुछ भी हो सकता था वो लोग करते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं को जिन्हें अच्छा देखते थे उनको उठा ले जाते थे अपने राज्य में। यहाँ इतने इसके अतिरिक्त भी बहुत से लोगों को जो उनके सामने आता था सबकी जो है सामूहिक हत्या करवा दी जाती थी। ठीक है बच्चों, इतना ही अत्याचार क्या कम है। हम लोग का दुर्भाग्य, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग ऐसा जो है अत्याचार कभी देखे नहीं। हो सकता है रहे भी हों तो हमें मालूम नहीं। आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में कम से कम जो कुछ भी है, कुछ राष्ट्र कहीं कहीं पर अत्याचार हो सकता है, जैसे दादाओं का राज्य जो बड़े बड़े हों, लेकिन पहले जैसी स्थिति बच्चों अब नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, यानी युद्ध का स्वरूप राजनीतिक हो गया है। पहले था धन दौलत लूटने के लिए आए थे, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जबरन किसी अन्य धर्म से किसी अन्य धर्म के विवाह भी करा दिए जाते थे। ये स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। हाँ, राज्यों के भीतर अभी भी बहुत से राज्यों में अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें सामने सुनने में बहुत कम आती है। जो आती भी है वो छिटपुट घटनाएं आती है, कुछ तो वहीं दबा दी जाती है। जैसे पाकिस्तान में आती थी कि वहाँ हिंदू कन्याओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबरन मुस्लिमों के साथ उनका विवाह कराया जा रहा है। ये चीज़ें अक्सर जो है ये बगल से सुनाई देती है भारत में हिंदुओं के लिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये इतना मान के चलिए कि संतजों की जो परिभाषा है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। राज्य का एक विस्तृत कार्य है, छोटा कार्य नहीं, विस्तृत कार्य है, क्योंकि थोड़े ही देर में, एक ही दिन में एक हफ्ता खेलता राज्य खंडहर में बदल दिया जाएगा। हफ्ती खेती ना जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ दी जाएंगी। हम लोग मरने का एक समय होता है बच्चों, हम लोगों के मरने का एक समय होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, युद्ध के मैदान में जो भी कल तक जीवन की आफ लगाए हैं या तुरंत जो है उन्हें काट कर फेंक दिया जाता है थोड़ी ही देर में। ठीक है, आप उसको गंभीरता से सोचेंगे तो युद्ध के बहुत सारे पहलू आप लोगों के सामने आएंगे। और इसीलिए कहा गया है, इन्होंने कहा है जीवन और मृत्यु का प्रदेश है, क्योंकि युद्ध में हर समय लाशों पे लाशें गिरती रहती हैं। सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है। सुरक्षा का मतलब या तो विजेता हो गए तो सुरक्षित, अगर पराजय हो गया तो संपूर्ण राष्ट्र नक्शे से ही मिटा दिया जाता था। इसका अध्ययन बड़ी सतर्कता एवं परिश्रम से किया जाना चाहिए, अर्थात युद्ध को बहुत कम करके मत आंकिए, क्योंकि बहुत लापरवाही युद्ध में पराजय को निमंत्रण देती है, और पराजय का मतलब होता है सर्वनाश, संपूर्ण विनाश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्विंसी राइट ने क्या कहा है, युद्ध दो विभिन्न परंतु समान इकाइयों के मध्य हिंसात्मक कार्य है। ठीक है, दो विभिन्न परंतु समान इकाइयों के मध्य। भाई युद्ध में दो पक्ष तो होते ही हैं, उसमें आप सब लोग जानते हैं। ओफांका ने क्या कहा है, युद्ध दो संगठित राजनीतिक दलों, सरकार या अन्य के बीच में हिंसात्मक क्रिया है। ठीक है, और न्यू डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसमें क्या लिखा हुआ है, दो राष्ट्रों, शासकों या पार्टियों के मध्य हथियारों द्वारा किया जाने वाला शत्रुतापूर्ण विरोध है। विरोध हुआ एक राज्य में विरोधी पार्टी के विरुद्ध अथवा एक विदेशी शक्ति के विरुद्ध सेनाओं का प्रयोग ही युद्ध है। युद्ध कहने का मतलब दो पार्टियां होनी चाहिए बच्चों, चाहे विरोधी सेनाएं हों, चाहे विरोधी व्यक्ति हों, चाहे विरोधी गठबंधन हो, चाहे विरोधी गुट हों, चाहे दो विरोधी व्यक्ति हों। ठीक है, चाहे जो भी हो, तो वो चीज़ युद्ध ही कहलाता है। युद्ध के कई प्रकार होते हैं। शीत युद्ध भी होता है बच्चों, शीत युद्ध भी होता है, जिसमें आप एक दूसरे को जलते रहें, एक दूसरे को देखकर घृणा करें, एक दूसरे से जलें भुनें, कुछ भी करें, मन में उसको अंदर से अंदर बहुत सारी गालियां दें। तो जैसे मतलब जिसको आप लाइक नहीं करते, समझ लीजिए आप लोगों के बीच में एक युद्ध चल रहा है जिसे कहते हैं शीत युद्ध।
जो मारपीट नहीं होता, लेकिन अंदर अंदर जो है हम लोग उससे जलते रहते हैं, घृणा करते हैं, जितना हो नुकसान कर देते हैं बैकडोर से, अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा उसको हम लोग परेशान भी करते हैं। ठीक है, शीत युद्ध है। अब देखिए, अगर उपरोक्त परिभाषाओं को अगर ध्यान में रखते हुए अगर ये कहा जा सकता है, अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या निष्कर्ष सामने आता है कि जब भी कोई पक्ष अपने उद्देश्य चाहे जो भी हो, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, कुछ भी हो, को अन्य शांतिपूर्ण उपायों द्वारा प्राप्त करने में असफल होता है तो वह हथियार उठाता है, अर्थात शांतिपूर्ण उपाय में साम दाम भेद। ठीक है बच्चों, अंतिम में है दंड, अर्थात अंतिम में हथियार उठेगा और जो है युद्ध की दुंदुभी बच जाएगी, लड़ाई अब तो कोई और विकल्प बचा ही नहीं। ठीक है बच्चों, और विभिन्न राष्ट्रों के बीच तनाव एवं शीत युद्ध की स्थिति को भी क्विंसी राइट ने युद्ध कहकर ही संबोधित किया है। नाइदर वार नार पीस, शीत युद्ध का मतलब ही जैसे हमने आपको बताया ना कि एक दूसरे से आप घृणा करते रहिए, एक दूसरे से जलते रहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या रखिए, एक दूसरे को प्रत्यक्ष तरीके से बाहर उसकी बुराई कीजिए, दूसरों से बुराई कीजिए, वो किसी और वो आपकी करेगा, आप उसकी कीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। और शीत युद्ध की स्थिति कब हाट युद्ध में बदल जाए, यानी ऐसे बुराई करते करते कब दोनों के बीच में तलवार उठ जाए, गन उठ जाए, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है ना तो यह युद्ध है और ना ही शांति है, नाइदर वार नार पीस, अर्थात ना युद्ध ना शांति, दोनों ही चीज। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें देखते हैं आगे कुछ है बच्चों। आज ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगले क्लास में हम आपको अगला जो है पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए पढ़िए लिखिए मस्त।